हेलो गाइस। आज हम लेसन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो लेसन 8 मन की और अस्थियां हैं उसके सेकंड पार्ट कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो मैंने कुछ चीजें बोर्ड पे लिखी हैं इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो हमारी कृषि थी, लिपि थी और बाकी जो ईंटें और नाप तोल की जो चीजें थी वो किस प्रकार से थी, तो वो सारी चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उस समय की हड़प्पा कालीन कृषि की बात कर रहे हैं। इस समय यह शब्द लिख देता हूं, हड़प्पा। तो उस वक्त जो कृषि थी हमारी एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर में मेनली गेहूं, जौ, दाल, तिल, सफेद चना, चावल, बाजरा, ये सारी चीजें उस समय लोग पैदा करते थे, उगाते थे और उनका इस्तेमाल करके व्यापार भी करते थे। ये जो जो चीजें हमारी ये अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। हमारे क्षेत्र में जो चौलिस्तान, बनावली जो हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में, शेतुरगई, ये बाजरा वगैरह ये हमारे अफगानिस्तान में है। तो इन सारी चीजों पे हमें प्रमाण मिले हैं कि उस समय लोग खेती करते थे। और ये जो हमारा एक कालीबंगा है, कालीबंगा में वो जगह मिली है जहाँ पे हल चलाने के निशान मिले हैं और वो हल गोल 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 चले हैं या फिर जैसे कि ना एक प्लस के साइन में, जोड़ के साइन में, उस तरीके से सिंबल में मिले, साइन में मिले कि हल एक बार सीधा गया और फिर घूम के फिर उसको क्रॉस काटा है। तो इस तरीके की चीजें हमें वहां खेतों में निशान मिले हैं। इस समय का अंदाजा लगता है कि वो लोग एक अच्छे व्यापक स्तर पर कृषि करते होंगे। जो उनका प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी और व्यापार के नजरिए से भी ऐसा उत्पादन शायद करते होंगे। उसके बाद वहां की जो लिपि है, हड़प्पाकालीन और मोहनजोदड़ोकालीन जो लिपि है, मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें हमारे 375 से लेकर 400 सिंबल तक मिले हैं। वो जो 475 जो सिंबल है, वो 475 सिंबल में जो लिपि है वो चित्रात्मक है, उसमें उनके चित्र मिले हैं। वो लिपि चित्रात्मक है और वो लिपि दाएं से बाएं तरफ चलती है, राइट लेफ्ट। और वो अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, कठिन है या नहीं है इस बात का अंदाज नहीं है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका इसलिए हम उसे नहीं कह सकते। लेकिन इसकी जो लिपि है उसकी जो हमें स्रोत है, हम कहाँ से मिलती है देखने के लिए, तो कुछ लघु पट्टिकाएं, छोटी छोटी पट्टियां हैं मिट्टी की जिनके ऊपर लिखा गया था, वो लघु पट्टिकाएं हैं, उन पर मिली है। कुछ आभूषण उस समय के जो पाए गए हैं उन पर मिली है, मोहर है वहां पे मिली है, तांबे के जो औजार है वहां पे हमें सूचना मिलती है, लिपि के संकेत मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। और सूचना पट जिसे हम ब्लैक बोर्ड या कहते हैं, नोटिस बोर्ड कहते हैं, इन नोटिस बोर्ड पे भी हमें जानकारी मिली है। इनके कुछ उस समय के मर्तबान की जो चित्रकारी है, जो घड़े हैं, घड़ों पर भी सारी चीज हमें मिली है। तो मर्तबान और घड़ों जो घड़े हैं उन घड़ों पर भी हमें ये लिपि के संकेत मिलते हैं कि वहां कैसी लिपि का इस्तेमाल किया जाता होगा। उस समय कुछ माप तोल के जो बाट हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जो बाट हमें यूज होते हैं वो जनरली, क्योंकि बड़ी चीजों वो या तो बाट जो थे अंडाकार थे, गोल शेप में थे, या घनाकार थे, मतलब जैसे कि ना ट्रायंगुलर शेप में थे या अंडाकार थे, ओवल शेप में थे। और इनका मेनली ये चर्ट पत्थर होता है, एक बहुत हार्ड पत्थर होता है चर्ट, उससे वो बनाए जाते थे ताकि वो तो आसानी से टूटे ना। और उनका जो मेजरमेंट है वो 1, 2, 4, 8, 12, 16, 32 और ऐसा चलते चलते 12,800 तक इनके मेजरमेंट की लिमिट रखी होंगी उन्हें कि ये इतने तक इनके हम इस्तेमाल कर सकते थे। तो बड़ी प्रणाली थी। और ये जो मेजरमेंट है ये पर्पजली किन के लिए यूज होते थे? मन के बनाने के लिए, जो छोटे मोती मन के होते हैं उनके लिए, जेवरात बनाने में, आभूषण बनाने में। और ये दशमलव प्रणाली तक चलती थी क्योंकि ये छोटे छोटे जो है इनका जो पॉइंट्स हैं ओंस ग्राम में इनका इस्तेमाल किया जाता है, दशमलव प्रणाली तक इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो हमें पता लगेगा कि ये बाढ़ जो है और लिपि आपस में काफी कोरिलेटेड है। इसी प्रकार हमारी जो ईंटें हैं, जो उस समय हड़प्पा काल की जो नगर योजना है या बाकी जो सारी चीजें थी उसमें जो इस्तेमाल किया गया ईंटें, वो ईंटें जो थी उन्हें मिट्टी से बनाकर बनाया जाता था। मिट्टी जो थी उसे पहले मिट्टी को गूंथ करके सुखा उसको ईंटें बनाते थे, उन्हें सुखाते थे और सुखा गया किसी, जैसे आज की तारीख में भट्टे वगैरह में बनाते हैं, ऐसे उन्हें भट्टों में इकट्ठा करते और उन्हें पका लिया करते होंगे। और पकाने के बाद वो मिट्टी का फिर इस्तेमाल करते होंगे ईंटों, क्योंकि ईंटें दोनों प्रकार की मिली हैं, कच्ची ईंटें भी मिली हैं, पक्की ईंटें भी मिली हैं। हमने आपको पहले बताया था कि जो ये
दुर्ग हैं, जैसे निचला शहर या ऊपरी शहर है, उस निचला शहर और ऊपरी शहर में, जो ऊपरी शहर है जिसमें राजा, पुरोहित या उस समय के जो राज परिवार के लोग रहे होंगे, जो व्यवस्था को या राज के शासन को देखते होंगे, वो लोग रहते होंगे, तो उनके जो मकान है पक्की ईंटों के मिले हैं। लेकिन जो निचला शहर है जिसमें आम सामान्य जन लोग रहते थे, उसमें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार के ईंटों का यूज किया गया है। इस प्रकार इन ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। जो नालियां हैं वो नालियां पक्की ईंटों की मिली हैं, और नालियों की जो स्लैब है ऊपर जो ढकने वाली चीजें है वो ईंटों से भी ढकी गई हैं और कुछ स्लैब से भी ढकी गई हैं। तो ये सारी चीजें उस समय मिली हैं। तो हमें पता लगता है कि जो ईंटें हैं उनका एक निश्चित साइज हुआ करता था। वो 1 गुना 2 गुना 4 रेशो के हैं, 1:2:4। इसका मतलब कि जो उनकी मोटाई है वो डेप्थ है, वो डेप्थ उनकी 1 मान लें, चौड़ाई उससे डबल होती थी, और जो लेंथ थी वो उससे और डबल होती थी। तो हम 1 गुना 2 गुना 4 का मतलब, अगर किसी ईंट की मोटाई 1 इंच है तो उसकी लंबाई 4 इंच होगी। अगर किसी ईंट की मोटी जैसे हम आज की ईंट देखते हैं वो लगभग 2, 2.25 2, 2.5 इंच की मोटी करीब है, तो उसी के हिसाब से वो 2.25, फिर इसको हम देखें तो 4.5 हो जाएगा, और उसका फिर हम 4 गुना कर लेंगे तो लगभग 9 इंच की ईंट बन जाएगी। तो ऐसे जो ईंटों का मेजरमेंट है वो पहले से लगभग इस तरीके आ रहा है। आपने देखे तो उसमें हम बहुत ज्यादा रिजेंबल कर पाएंगे, इन चीजों को समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ कुछ नया नहीं है, बल्कि वही चीज कुछ एडवांस होके चलती आई है। अब जो मेरा इसमें आज मैं थोड़ा कुछ चीजें बताने चाह रहा था, वो ये है कि उस समय जो हड़प्पा योजना थी, हड़प्पा नगर योजना, उसमें कुछ हमें जो वहाँ नगर थे उनकी की बात प्रश्न ये आता है कि हड़प्पा की नगर योजना क्या थी। तो मैं आपको नगर योजना के बारे में कुछ जो विशेषताएं हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई हड़प्पा नगर में कैसी योजना थी जिसकी वजह से वो इतने फेमस रहा है। जब नगर योजना देखें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अगर देखें तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा का एक जिसके ना एडवांस फॉर्म है, तो लेकिन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। हम देखें जो चीज हड़प्पा में मिली वही चीज लगभग मोहनजोदड़ो में मिली। तो सबसे पहले इनकी जो थी, इनकी जो योजना थी, प्लानिंग, उच्च कोटि की जिनकी योजना थी, जो प्लानिंग कहते हैं योजना, जो नगर योजना थी वो बहुत बढ़िया थी। उन्होंने बहुत समझदारी से उसको योजना बनाया था। उसमें हमने पढ़ा है कि गली कैसे होती थी, गली प्लस में होती थी, सड़कें, सॉरी गली प्लस में नहीं थी, सड़कें प्लस में थी। सड़कें जो थी इस तरीके की थी, जोड़ के निशान पे ये, और ये चौड़ी चौड़ी होती थी, 12, 15, 20, 36 फीट तक की चौड़ाई की सड़कें देखने को मिलती हैं उनकी। और वो एक दूसरे को जो हम कहते हैं ना समकोण पे काटती थी, तो जैसे मैं लिख देता हूँ, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, है ना। और इसके साथ साथ उसमें जो थी सड़कें थी उसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ करते थे। शहर जो था, इसमें ये विशेषता लिख रहे हैं हम, शहर दो तरीके शहर थे, निचला शहर, पहले ऊपर वाले लिखते हैं, ऊपरी शहर और निचला शहर। तो हमने बताया कि इसे ऊपरी शहर को ऊपरी दुर्ग भी बोल रहे हैं, और से निचला दुर्ग। फिर हमने ये देख पढ़ा है जो से 2 से लेकर 3 मंजिले भवन थे, जो मकान भवन थे वो 2-3 मंजिले हुआ करते थे, जिसमें वो
जाने के लिए अब 2-3 मंजिल मकान होते हैं, उनके ऊपर जाने के लिए क्या होंगी, सीढ़ियां भी रहेंगी। तो सीढ़ियां बनते थे और हर मकान में एक कुआं जरूर होता था, क्योंकि पानी के लिए वो बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। एक कुआं होता था। और जो घर थे, घर की जो खिड़कियां थी वो सड़क की तरफ खुलती थी। तो हमें एक अंदाजा लगेगा कि जो मकान की जो छत थी, ये सड़कें जो खिड़कियां थी, सॉरी, ये खिड़कियां सड़क की तरफ खुलते थे, उनमें कोई गेट नहीं थे। तो एक तो उसमें ऐसा नहीं है कि सुरक्षा की नजर से कुछ कमजोरी हो। और दो मकानों में, हर दो मकानों में गैप हुआ करता था, 1 फीट का कम से कम। तो अंतर इसलिए रखते थे कि एक तो मकान अगर कोई जिसे हम भूकंप आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, उससे एक साथ सारे मकान नुकसान ना हो, एक मकान को नुकसान हो। दूसरा, उसकी रिपेयरिंग करने में आसानी होती थी। तीसरा, उसका आपस में झगड़ा नहीं होता था कि भाई ये तेरी दीवार है, ये मेरी दीवार है, तेरी दीवार के ऊपर मेरी छत आ गई, मेरी दीवार के ऊपर मेरी दीवार के ऊपर तेरी छत आ गई। तो उससे बचने के लिए वो हर दो मकान बीच में 1 फीट के करीब गैप मेंटेन करते थे, जैसे हमने देखा बड़े बड़े बिल्डिंग में। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल वो करते थे। तो फिर हमने देखा कि हड़प्पा नगर में, मोहनजोदड़ो में जो नगर योजना थी, विशेष रूप से जो इनकी विशेषता क्या थी नगर योजना की, सारे शहर प्लानिंग में थे, उस कोटि की प्लानिंग थी उनकी। गली सड़कें चौड़ी चौड़ी होती थी और वो एक दूसरे समकोण पर काटती थी। जो ईंटें हैं तो ईंटों से बने होते थे वो सारी चीजें, और उनके पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। शहर ऊपरी शहर और निचली शहर में बटा हुआ थे। जो मकान 2-3 मंजिले हुआ करते थे, उनको ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। हर मकान के लिए एक कुआं था और हर घर की जो खिड़कियां हैं सड़क की तरफ खुलती थी। और हर दो मकानों में 1 फीट का गैप होता था, जिससे उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग सारी चीजें बनी रहे। तो सारी चीज हो गया क्लियर। मैं आगे चल रहा हूँ इसको लेकर के। क्योंकि इसमें प्रश्न के बार छोटे क्वेश्चन तो आते हैं, कोई बड़ा जो प्रश्न भी आ जाता है। जैसे इसमें एक जो बड़ा चीज है हमने कुछ पढ़ी है कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। प्रश्न ये आ जाए कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है, उसकी क्या विशेषताएं, उसमें क्या विशेष चीजें, तो वो थोड़ी सी मैं आपको बतला रहा हूँ कि जो वहां विशाल जो स्नानागार मिला है, उसके ये अलग अलग साइज में है। ये इसका साइज है, जो लगभग 11.7 11.88 सॉरी 11.88 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। तो पहली विशेषता यह है कि इसकी जो लंबाई है लगभग 12.25 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है और गहराई लगभग 3.25 मीटर है, 2.5 मीटर के आसपास है। तो ये इसकी बड़ी सबसे पहली विशेषता है। दूसरा, इसमें जो हमें मिला है वो, जिसमें नीचे उतरने के लिए दोनों तरफ उत्तरी साइड और दक्षिणी साइड में नीचे जिसम क्या है, जलाशय है, बॉटम तल। तल तक जाने के लिए सीढ़ियां ही दी हुई हैं। तो सीढ़ियों के थ्रू के साउथ से जाए या नॉर्थ से जाए, किसी डायरेक्शन में से उतरे
तो उसमें नीचे बॉटम तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। तो जब पानी कम रह जाए तो नीचे में मान ली पानी कम है तो और नीचे जाना है तो वहीं पर जाकर उनका यूज किया जा सकता है, और उसकी सफाई में भी आसानी है, क्योंकि सफाई भी बहुत जरूरी है इन सारी चीजों की। इसके अलावा इसके तो तीनों तरफ है, इसके इसके तीनों तरफ जो मैं ये पॉन्ड बना कर देखें तो कि ये आयताकार में बना हुआ है, तो ये हमें इसकी हम देख लें तो ये इसकी एंट्री हो सकती है, देख लें ये एंट्री है इसकी, और इसकी ये वाली साइड ये सारे कमरे हैं। कक्ष भी कह सकते हैं, तो कमरे या कक्ष बने हैं इसके चारों तरफ, और इस इनके कमरों में जिस कमरे कक्ष हैं अगर हम देखें तो ये कमरे मुख्य रूप से वो कमरे हैं, और उन कमरों का जो इस्तेमाल है वो नहाने के लिए नहीं है बल्कि कपड़े बदलने के लिए है। इनका प्रयोग कपड़े बदलने में किया करते थे, और इन कमरों की साइड में छोटी छोटी नालियां हैं। वो जो छोटी छोटी नालियां हैं वो छोटी छोटी नालियों से जो कपड़े बदले तो पानी निकलेगा, और उन पानी का एक बड़ी बड़ी छोटी छोटी नालियां, फिर वो नालियां सड़क की तरफ जो बड़ी नाली है या नाले हैं उनमें जाकर पानी मिल जाता था और वो निकल जाता था। इसकी एक विशेषता है कि इसका पानी की निकासी सफाई नालियां हैं इसमें, जो बड़े नाले में खुलती हैं। तो जब इसको मान लिया पानी बरसात आ गया कुछ चीजें हो गई तो उसमें पानी को निकालना जरूरी हो जाता था, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता था, तो उस पानी को निकालने के लिए वहां जो छोटी नाली है उनके थ्रू पानी बाहर जाता था, और एक बड़े नाले में पानी जा करके उसकी सफाई हो जाती थी। इसके इसमें था। दूसरा अगली जो है इसमें जो ये का जो प्रयोग है विशेष अनुष्ठान के लिए, इसका प्रयोग विशेष अनुष्ठान या महोत्सव, इसे मेले भी कह सकते हैं, इनके लिए किया जाता होगा, क्योंकि सब लोग उसमें बड़े नाले में एक साथ तो नहा नहीं सकते बड़े स्नानागार में इसमें, तो वह निश्चित रूप से किसी धार्मिक पर्पज के लिए यूज होता होगा। जैसे हमारे यहाँ पे आसपास में गढ़गंगा है, यहाँ पे लोग जाते हैं स्नान करते हैं नदियों में, नदी में, तो वैसी वही धार्मिक त्योहार के नजर से हरिद्वार में लोग जाते हैं, तो धार्मिक नजरिए की धार्मिक हिसाब से वो लोग वहां पे जाते होंगे, विशेष अनुष्ठान के समय करते होंगे या महोत्सव या मेले के समय इसका स्थान यूज किया जाता होगा। तो ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि मोहनजोदड़ो की विशाल स्नान कर्म है उसकी क्या विशेषता रही होंगी, ये सारा चीज इसमें हो गया। अभी हम एक जो चीज है मैं आपको उसमें थोड़ी सी चीज और कोशिश कर रहा हूँ कि समराइज कर दूं इसको, ज्यादा ना बहुत लंबा ना फैले जाए, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसमें आपको अधिक से अधिक चीजें क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे तो समझ